वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 16 जून 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, फेम 2 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस योजना का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से आरंभ करके 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। दूसरा कथन है, वर्तमान सब्सिडी में लगभग 2 गुनी वृद्धि की गई है और इसकी अधिकतम सीमा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की लागत का 40% निर्धारित किया गया है। तीसरा कथन है, फेम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और वाहन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विनिर्माण को बढ़ावा देना है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर है इसका डी, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं। देखते हैं फेम 2 का फुल फॉर्म क्या है। अगर ये पता हो तो वैसे भी काफ़ी गेस लग जाएगा कि ये किससे संबंधित है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म फेम 2 का। तो इससे पता चल जाएगा कि ये किससे संबंधित है फेम योजना। इसका उद्देश्य ई बसों, ई दोपहिया वाहनों, ई तिपहिया आदि के लिए सहायता प्रदान करना है और उनकी मांग बढ़ाना है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह उन असंगठित श्रमिकों के लिए अंशदायी पेंशन योजना है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। दूसरा कथन है, इस योजना में प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है। तीसरा, इसके अंतर्गत 50% अंशदान मासिक लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और इतना ही अंशदान केंद्र सरकार करेगी। तो बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है, अर्थात सभी कथन सही हैं। इसके अलावा लाभार्थी को इसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात 3,000 रुपया प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन मिलेगी और यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ अन्य योजनाओं की बात करें तो अटल पेंशन योजना, दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये सभी असंगठित क्षेत्र के लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है योजनाओं के बारे में यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, कि कौन सी ये योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित है या संगठित क्षेत्र से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी योजनाएं असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएससी के संदर्भ में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। दूसरा, यह 15 सदस्यों से मिलकर बनती है जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तीसरा कथन है, हाल ही में इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में यूएई और ब्राज़ील को शामिल किया गया है। तो बताना है इसमें कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका डी है, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं। तो और ब्राज़ील और यूएई के अलावा भी शामिल किए गए हैं। इनको कितने समय के लिए किया गया है? 2022-23 के लिए। और इनमें नाम है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। इनको शामिल किया गया है। इसके पहले भारत को भी इसमें शामिल किया गया था 2021 और 22 के लिए। अभी ये नए सदस्य चुने गए। स्थायी सदस्यों की बात करें, 5 स्थायी सदस्य हैं इसमें। कौन से हैं? यूएसए, यूके, चीन, फ्रांस और रूस। ये 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो पारसी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इस योजना से पारसी समुदाय में जन्मों की संख्या में वृद्धि हुई है।
दूसरा, यह योजना 2013-14 में आरंभ की गई थी। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। उनकी घटती आबादी को बढ़ाने के लिए जियो पार्स योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है या है, ये बताना है। ऑपरेशन ओलिविया कछुओं से संबंधित है, बी ऑप्शन। दूसरा कथन है या मैचिंग कह सकते हैं, देविका नदी जम्मू कश्मीर। तीसरा, एन वोहरा समिति युद्ध इतिहास लेखन। तो ये बताना है कि इनमें कौन सुमेलित हैं, या डी सभी सुमेलित हैं। तो इसका आंसर डी है, अर्थात सभी सुमेलित हैं इसमें। ऑपरेशन ओलिविया की बात करें तो ये ओलिव रिडले कछुए हैं, उनके संरक्षण से संबंधित है, जो कि अटलांटिक, हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं, और ये मास नेस्टिंग करते हैं। और ओडिशा में रसकुल्ला नदी के तट पर आते हैं ये मास नेस्टिंग के लिए। तो इनको संरक्षण के लिए ये ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। IUCN में ये वल्नरेबल हैं, लेकिन एक जगह मास नेस्टिंग होने की वजह से कहीं ये नष्ट ना हो जाए, इसलिए संरक्षण इनको दिया जाता है, जबकि संख्या में ठीक ठाक संख्या है उनकी। इसके अलावा एन बोहरा समिति, इसने युद्ध इतिहास लेखन की आवश्यकता की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा को केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर निवेशक के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान करें। पहला है, एंकर निवेशक गैर संस्थागत निवेशक होते हैं। दूसरा कथन है, इन्हें न्यूनतम 10 लाख रुपए निवेश करने की आवश्यकता होती है। तो बताना है इनमें कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर सी है, कौन से कथन इसमें सही हैं। तो अर्थात क्वेश्चन के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान करनी थी, तो दोनों ही कथन असत्य हैं, अर्थात सी ऑप्शन ठीक होगा इसका। क्योंकि जो एंकर निवेशक होते हैं वो संस्थागत निवेशक होते हैं, जिन्हें IPO से पूर्व, IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई नई मुद्रा प्राइमरी मार्केट में आती है तो उसे IPO कहते हैं। तो यहाँ पे मुद्रा क्रिएट की जाती है प्राथमिक बाजार में। तो IPO से पूर्व जो शेयर होते हैं, उन शेयर्स को सब्सक्राइब करने हेतु आमंत्रित किया जाता है, किसको, एंकर निवेशकों को, और इन्हें न्यूनतम 10 करोड़ रुपए निवेश करने की आवश्यकता होती है, ना कि 10 लाख। और ये संस्थागत निवेशक होते हैं, इसलिए वो कथन गलत था। इसके अलावा इन्हें मुख्य रूप से निवेशकों के विश्वास में वृद्धि करने और बाजार में IPO की मांग का आकलन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ये थे हमारे एंकर निवेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $605 बिलियन की विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सा स्थान हो गया है अब। पहला ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा। तो सही आंसर है इसका चौथा, अर्थात भारत इस समय रूस के साथ चौथे क्रम पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के गोबर से निर्मित विशिष्ट एवं नवाचार आधारित पेंट खादी प्राकृतिक पेंट में पाए जाने वाले गुण कौन से हैं। पहला ऑप्शन, कवक रोधी है ये खादी पेंट। दूसरा, जीवाणु रोधी है। तीसरा, ऊष्मा का प्राकृतिक कुचालक है, या डी सभी। तो इसका आंसर डी है, अर्थात सभी सही हैं। इसे किसके द्वारा बनाया गया है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो गाय के गोबर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM आशा योजना किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन, किसानों। दूसरा, आंगनवाड़ी। तीसरा, सुरक्षित मातृत्व अभियान। और तीसरा, शिक्षा। किससे संबंधित है ये बताना है। तो सही आंसर है इसका किसानों से संबंधित है, अर्थात ए ऑप्शन ठीक है इसका। PM आशा के बारे में देखते हैं क्या है ये।
इसका फुल फॉर्म समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा के तहत केंद्र सरकार में जब किसानों के फसलों के मूल्य में गिरावट होती है तो उस समय तिलहन और दलहन खरीदने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करती है। कौन? केंद्र सरकार। तो ये पीएम आशा योजना के तहत किया जाता है ताकि किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो एमएसपी होता है उसकी अनुशंसा कौन करता है? उसकी अनुशंसा भी सीएसीपी करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। और इसने एक अनुशंसा भी की है कि मक्का को भी इस योजना में, पीएम आशा में शामिल किया जाए। इसके पहले भी तिलहन और दलहन इसमें शामिल है। और सीएसीपी की स्थापना कब हुई थी इसको भी देख लेते हैं, 1965 में। और मैंने बताया कि ये एमएसपी की अनुशंसा करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। फेम 2 योजना की बात की थी, इसके संदर्भ में विचार करना था। तो ये इसका दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ है और 3 वर्षों की अवधि के लिए इसको अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में इसकी सब्सिडी में लगभग 2 गुना वृद्धि की गई है। अधिकतम सीमा इसकी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की लागत का 40% निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फेम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विनिर्माण को बढ़ावा देना है। फेम का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2। तो इसका उद्देश्य में ई बसें, ई दोपहिया वाहन और ई तिपहिया वाहन आदि आते हैं, उनकी मांग को बढ़ाना है। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में क्वेश्चन था। तो ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अंशदायी पेंशन योजना है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। इसके अलावा इसमें प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष थी। इसमें 50% जो अंशदान होता है वो लाभार्थी को करना होता है और इतना ही केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है इसमें। इसके अलावा लाभार्थी जब 60 साल का हो जाता है तो उसको 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होती है। और ये योजना एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा की जाती है? तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है। असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ और योजनाओं की बात की थी, तो इसमें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये योजनाएं थी असंगठित क्षेत्र के लिए। इसके बाद यूएनएससी के संदर्भ में बात की थी कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। इसके अलावा यह परिषद 15 सदस्यों से मिलकर बनती है जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य के रूप में अभी यूएई और ब्राज़ील को शामिल किया गया, ये सभी सही थे। इसके अलावा घाना, अल्बानिया और ब्राज़ील को भी इसमें शामिल किया गया है। स्थायी सदस्य के रूप में अगर बात करें इसमें तो यूएसए, यूके, चीन, फ्रांस और रूस इसमें शामिल हैं। और इंडिया को इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था 2021-22 के लिए। इसके बाद जियो पारसी योजना के संदर्भ में हमने विचार किया था कि पारसी समुदाय में जन्मों की संख्या बढ़ाने के लिए लागू की गई थी। कब? 2013 और 14 में। इसके बाद में मैचिंग की थी तो ऑपरेशन ओलिविया ओलिव रिडले कछुए से संबंधित था। देवका नदी जम्मू कश्मीर। इसके अलावा एन बोहरा समिति ये युद्ध इतिहास के लेखन से संबंधित थी। ये सभी मैच्ड थे इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंकर निवेशक के संदर्भ में असत्य कथनों से था। तो एंकर निवेशक गैर संस्थागत निवेशक नहीं होते, ये संस्थागत निवेशक होते हैं, ये गलत था। और यहाँ पे 10 लाख की जगह इन्हें न्यूनतम निवेश 10 करोड़ करना होता है। और एंकर निवेशक जो होते हैं इनको आईपीओ से पहले शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिससे पता चल सके कि शेयर की मांग क्या है यहाँ पे बाज़ार में, इसको जानने के लिए किया जाता है। और निवेशकों में विश्वास में वृद्धि करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एंकर निवेशक का। $605 बिलियन नेक्स्ट क्वेश्चन था। विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत इस समय चौथे स्थान पर है, रूस के साथ में, रूस भी चौथे नंबर पे है। इसके बाद गाय के गोबर से निर्मित एक खादी प्राकृतिक पेंट की बात की थी। ये कवकरोधी, जीवाणुरोधी और ऊष्मा का प्राकृतिक कुचालक होता है, ये सभी सही थे। इस पेंट में ये खूबियाँ हैं। इसके अलावा इसे विकसित किसने किया है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग, KVIC, ठीक है। इसके बाद पीएम आशा योजना किससे संबंधित है? ये किसानों से संबंधित थी जिसमें दलहन और तिलहन के जो दाम हैं जब वो कम होते हैं, गिरावट की स्थिति होती है, तो केंद्र सरकार इस योजना के तहत
इनको खरीदने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करती है। अभी CSEP ने, कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसको कहते हैं, इसने मक्का को भी इसमें शामिल करने के लिए कहा है। इसके अलावा CSEP की स्थापना की बात की थी तो ये 1965 में हुई थी और MSP की अनुशंसा करना इसका काम है। तो इस तरीके हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।